नमस्कार मित्रों। आज जो है हम राग दरबारी उपन्यास पर चर्चा करने वाले हैं। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। राग दरबारी उपन्यास जो है एक राजनीतिक उपन्यास है और राजनीतिक उपन्यास होने के साथ साथ उसमें ग्रामीण जीवन का जो चरित्र चित्रण किया है, जिस प्रकार से गांव के वातावरण का, छोटे से कस्बे के वातावरण का और प्रत्येक पात्र का जो शुद्ध चित्रण जो उन्होंने किया है वो लाजवाब है। तो मित्रों, ये जो राग दरबारी उपन्यास है, ये राग दरबारी उपन्यास, इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। इसके लेखक हैं, कौन है? इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। अब ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास, इसको लिखना जो है सन 1964 के अंत में इसको लिखना शुरू किया। यानी कि साल का अंतिम दौर चल रहा था, उसमें इसको लिखना जो है शुरू किया। और ये जो उपन्यास है सन 1967 में आकर के जो है पूर्णतः पूरा हो गया। सन 1967 में समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। और इसके बाद सन 1964 में, 64 के अंत में लेखक इसको लिखना प्रारंभ करता है और 1967 में जो है ये पूर्ण तरह से बन करके जो है तैयार हो जाता है। यानी कि 3 साल का, 2 साल का समय जो है इसमें लेखक को लगता है। और इसके बाद सन 1968 में इसका प्रकाशन हो जाता है। सन 1968 में इसका प्रकाशन हो जाता है। तो मित्रों, राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं और ये उपन्यास जो है 1964 के अंत में जो है लिखना लेखक प्रारंभ करता है और सन 1964 में इस उपन्यास की समाप्ति हो जाती है और सन 1968 में इसका जो है प्रकाशन हो जाता है। तो मित्रों, और सन 1968 में इसका प्रकाशन होता है और ठीक इसके एक वर्ष बाद ही जो है सन 1969 को जो है इस कृति पर लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिलता है। सन 1969 को इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इसके बाद जो है लेखक ने इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश किया है, ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण का जो वर्णन किया है, वो उपन्यास को पढ़कर ही जो है पता चलता है। बहुत मनोरंजनात्मक उपन्यास भी है
भावनात्मक उपन्यास भी है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी अपन इसे कह सकते हैं। इसमें जो है इस प्रकार की छोटी छोटी जो मानव की मानसिक चेतना होती हैं, उस मानसिक चेतनाओं को इतना जो है सरल तरीके से लेखक ने उबारा है कि पढ़ने में जो है इसमें जो है मजा जो है आनंद आता है। अब मित्रों, ये रही राग दरबारी उपन्यास की बात। सन 1964 के अंत में इस उपन्यास को लिखना लेखक प्रारंभ करता है और सन 1967 में ये समाप्त हो जाता है और सन 1968 में इसका प्रकाशन होता है और 1969 में इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है लेखक को प्राप्त हो जाता है। तो 67, 68, 69, 64, 67, 68, 69 बिल्कुल ही क्रम जो है यहाँ पर वर्षों का एक तरह से बना हुआ है। अब आती है श्रीलाल शुक्ल। अब ये जो श्रीलाल शुक्ल हैं, थोड़ा सा इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। ये जो श्रीलाल शुक्ल है, इनका जन्म होता है 31 दिसंबर 1925 को। श्रीलाल शुक्ल का जन्म होता है 31 दिसंबर सन 1925 को। अब इसके बाद इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के अंतरौली गांव में। उत्तर प्रदेश के अंतरौली ग्राम में। कहाँ होता है इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के अंतरौली गांव में जो है इनका जन्म होता है और 31 दिसंबर सन 1925 को जो है इनका जन्म होता है। अब इन्होंने अपने स्नातक की जो परीक्षा है, इन्होंने जो स्नातक कहाँ से उत्तीर्ण की है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने अपनी स्नातक की जो है कक्षा उत्तीर्ण की है और इनकी जो रचनाएं इनकी बहुत है, लेकिन कुछ गिनी चुनी रचनाओं पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकी जो कृतियां हैं, एक है सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज। और इनकी एक और अन्य रचना है अज्ञातवास। इसके बाद एक और अन्य रचना है इनका बहुचर्चित उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी। आदमी का जहर। आदमी का जहर। और सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं। और मकान पहला पड़ाव। पहला पड़ाव और बिस्नामपुर का संत। बिस्नामपुर का संत, ये इनके जो है बहुचर्चित जो है इनके उपन्यास हैं। ये सब क्या है? इनके उपन्यास है। क्या है? इनके ये उपन्यास है। और क्या है? इनके उपन्यास। इसके बाद अंगद का पांव जो है इनकी व्यंग कृति है।
अंगद का पांव, इनकी जो है व्यंग कृति है। और इसके बाद जलाहत के 50 साल, ये भी इनकी अंग कृति है। जलाहत के 50 साल, ये भी इनकी जो है व्यंग कृति है। तो ये इनकी जो है महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। जैसे 31 दिसंबर सन 1925 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है इनका जन्म होता है और इनकी स्नातक जो परीक्षाएं हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है ये उत्तीर्ण करते हैं। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंतरौली गांव में जो है होता है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, इनके जो उपन्यास हैं, सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी और आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और बिश्नामपुर का संत, ये इनके उपन्यास हैं। कुछ एक इनकी जो है व्यंग कृतियां भी हैं। जैसे अंगद का पांव चर्चित जो है व्यंग कृति है। और उसके बाद जलाहल के 50 साल, इनकी जो है बहुचर्चित जो है व्यंग कृति है। अब इसके बाद हम जो है उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उपन्यास की कथा जो है रंगनाथ बाबू के यहाँ से प्रारंभ होती है। रंगनाथ बाबू जो है एक शहर से जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है वो गांव की ओर आते हैं। और आते ही उन्हें जो है कुछ ट्रेन का जो उनका समय रहता है, वो ट्रेन रोजमर्रा की तरह जो है 2 घंटे लेट होती हैं। लेकिन उस दिन वो आधे घंटे पहले ही, अर्थात वो 1.5 घंटे जो है 1 घंटे 30 मिनट के समय पर ही जो है वो चल पड़ती हैं और जो उनकी ट्रेन जो है निकल जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रक वहाँ पर जो है खड़ा हुआ है और ट्रक का जो चालक है, वो चालक जो है चाय जो है अपने क्लीनर के साथ में चाय की चुस्कियाँ भरते हुए जो है वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पर रंगनाथ आकर के पूछता है कि भाई आप कहाँ जाएंगे। तो रंगनाथ बाबू ने अपना जो है स्थान बताया और उसके बाद वो जो है ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक में बैठ करके जो है चालक की और इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, जिससे रंगनाथ बाबू भी जो है हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रंगनाथ बाबू के व्यवहार और इनकी बातें सुनकर भी जो है ट्रक चालक भी जो है आश्चर्यचकित और हैरान हो जाता है। ट्रक की स्थिति का लेखक ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि जिस प्रकार से कोई जो है विमान जो है गति से उड़ रहा हो और काफ़ी खद्दड़ ट्रक जो वो रहता है, उसके जो गियर रहते हैं वो गियर बराबर जो है उसमें नहीं आ पाते हैं। बार बार गियर का उलझ जाना जो है लेखक ने छोटी छोटी बातों पर वो जो है चर्चाएं लेखक ने की हैं। और अंततः जो चालक होता है और वो चालक जो है रंगनाथ बाबू को जो है अपना गियर थमा देता है और इस प्रकार से उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती हुई जो है चलती है। तो मित्रों, अपन मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि उपन्यास काफ़ी बड़ा है। तो इसके बाद बीच में जो है ट्रक की चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद जब ट्रक चालक नीचे उतरता है तो दारोगा जी जो रहते हैं तो उसे हर जाने के रूप में जो है 2 रुपये मांगते हैं। तो 2 रुपये जब चालक से मांगा जाता है तो चालक जो है वो तुरंत पैसे
रंगनाथ बाबू से मांगते हैं और रंगनाथ बाबू जो है मना कर देते हैं। लेकिन अंततः संत स्वभाव के जैसा जो यहाँ पर रंगनाथ बाबू को बताया गया है, और बड़ी शालीनता से जो है ट्रक ड्राइवर जो है रंगनाथ बाबू से जो है एक बार फिर कहता है, और बड़ी शालीनता से जो है रंगनाथ बाबू उनको 2 रुपये निकाल करके जो है दे देते हैं। तो इस प्रकार से कथा का घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो इसमें वैसे कथा को एक कतारबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से यदि पढ़ा जाए तो वो असंभव यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ही जो है चर्चा करने वाले हैं। तो रंगनाथ बाबू आता है शिवपालगंज। कहाँ पर आता है? शिवपालगंज में आता है, यानी कि गांव का नाम, कस्बे का नाम यहाँ पर शिवपालगंज है। शिवपालगंज और उधर मेला अंचल में जो है मेरीगंज, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं है। तो शिवपालगंज में आता है, और शिवपालगंज के लोगों को जो है वहाँ पर उन लोगों के व्यवहार के कारण, उन लोगों की भाषा वाचाल के कारण, उन लोगों के कर्म क्रियाकर्म के कारण जो है इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का जो नाम संबोधित होता है वो होता है गंजहा, यानी के भांग पीने वाले। यानी के लेखक ने इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जो है गंजहा नाम से संबोधित किया है। तो शिवपालगंज का प्रत्येक व्यक्ति गंजहा के नाम से जो है प्रसिद्ध होता है, और लोग इन्हें गांव के नाम से नहीं, गंजहा के नाम से ही जानते हैं कि भाई वो शिवपालगंज का व्यक्ति आ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो गंजहा आ रहा है। इस प्रकार से लेखक ने छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर बहुत जो है ध्यानपूर्वक दे करके अपनी कथा का प्रारंभ किया है। अब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति होता है वैद्यनाथ। ये भी कथानक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पात्र होता है। हालांकि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इस उपन्यास का नायक है कौन। सारे के सारे उपन्यास अपनी नायिका भूमिका में इस प्रकार गुथे हुए हैं कि इनको पहचान पाना असंभव है कि इसमें नायक है कौन। लेकिन अगर कथा का प्रारंभ रंगनाथ बाबू से शुरू होता है तो हमें ठीक ठीक मान लेना चाहिए कि भाई इसका जो है प्रमुखता से जो नायक है, प्रमुख रूप से जो नायक है वो जो है रंगनाथ है। अब ये जो वैद्यनाथ होता है, अब वैद्यनाथ का भांजा होता है रंगनाथ। वैद्यनाथ का भांजा कौन होता है? रंगनाथ। इस वैद्यनाथ के 2 लड़के होते हैं, 2 पुत्र होते हैं। इस वैद्यनाथ के 2 पुत्र होते हैं, जिसका एक का जो नाम रहता है इसके जो 2 पुत्र होते हैं, और ये जो वैद्यनाथ होता है, ये जो वैद्यनाथ होता है ये कॉलेज समिति का अध्यक्ष, यानी कि सबसे बड़ा जो है व्यक्ति उस कॉलेज का जो है होता है। इसके बिना उस कॉलेज में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अब आगे आगे एक आते हैं राम स्वरूप, इनके बारे में अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। राम स्वरूप। अब ये राम स्वरूप नाम का इसमें जो पात्र आता है ये मुख्य रूप से आयुर्वेदिक सलाहकार भी होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते हैं, अपनी जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज भी जो है ये करते हैं। और ये जो राम स्वरूप होता है ये कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर होता है। ये कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर होता है।
प्रश्न आ जाता है कि कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर निम्नलिखित में से कौन था। तो वो दे देगा रामस्वरूप, छुट्टन, गयादीन और वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ तो अध्यक्ष थे। तो ये जो रामस्वरूप होता है, ये रामस्वरूप कोऑपरेटिव जो यूनियन होती है उसका जो है ये सुपरवाइजर होता है। अब कोऑपरेटिव यूनियन का ये सुपरवाइजर होता है, तो इस यूनियन के अंदर ये किसका गबन करता है? गेहूं का गबन करता है। 1 ट्रक गेहूं का गबन करता है। अब लेखक ने यहाँ पर इस पात्र को ऐसा गेहूं का गबन बताना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि इस पात्र में के माध्यम से लेखक ने जो बताना चाहा कि भाई जो हो रहा है, यानी कि जो लोग इनको जो है ट्रक में गेहूं लादते हुए देखते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि यह तो रोजमर्रा की बातें होती हैं, किसी भी प्रकार की लोग उस समय जो शिकायत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये गेहूं का गबन करता है और गेहूं का गबन करने के बाद ये वहां से फरार हो जाता है, ये वहां से चला जाता है। तो इस प्रकार से लेखक ने जो है इन पात्रों को जो है उबारा है। अब ये वहां से फरार हो जाता है। अब आती है रंगनाथ। तो रंगनाथ बाबू जो हैं ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और इस पढ़े लिखे व्यक्तियों में बहुत प्रकार के जो है गुण होते हैं। कुछ बातें इनको अच्छी लगती हैं और कुछ बातें इनको उस कस्बे की जो है बहुत खराब लगती हैं। अब इसमें एक और पात्र आता है खन्ना। खन्ना मास्टर। ये जो खन्ना मास्टर होता है ये इतिहास का लेक्चरर होता है, इतिहास विषय का ये टीचर होता है। और ये खन्ना मास्टर ही आगे जाके जो है ये जिससे इसकी मांग करता है, वॉइस प्रिंसिपल की जो है ये मांग करता है, वॉइस प्रिंसिपल की मांग करता है। और ये वेद जी के सामने जो है दरख्वास्त लगाते हैं कि भाई जो है कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ साथ एक वॉइस प्रिंसिपल होना चाहिए, क्योंकि जब प्रिंसिपल अपने किसी कार्यवश अवकाश पर रहते हैं तो टीचर जो है कक्षाओं में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते हैं और बच्चे जो है हुड़दंग मचाते रहते हैं। तो इनकी राय में था कि भाई एक वॉइस प्रिंसिपल का जो है यहाँ पर एक पद भी होना चाहिए। तो ये किससे दरख्वास्त लिखते हैं? वैद्यनाथ से। किससे लिखते हैं? वैद्यनाथ से। वैद्यनाथ से ये दरख्वास्त लिखते हैं कि भाई कॉलेज में एक जो है प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए। तो वैद्यनाथ जी का थोड़ा सा परिचय हमने लिया। तो वैद्यनाथ जी आयुर्वेदिक सलाहकार होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं। और ये जो रंगनाथ होते हैं ये इनके भांजा होते हैं। और इसके बाद इस उपन्यास में एक और प्रश्न बनता है कि उर्दू कविता लिखने का शौक इसमें किसको होता है? उर्दू कविता लिखने का शौक इसमें किसको होता है? तो उर्दू कविता लिखने का शौक होता है रामाधीन को। ये भी याद रखना है, ये भी जो है याद रखना है। अब इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि जब जो है खन्ना मास्टर वॉइस प्रिंसिपल की जो मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसके बाद जो है वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब रहते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में जब इस बात को, इस पत्र को, इस दरख्वास्त को पढ़ते हैं कि भाई अपने कॉलेज में एक प्रिंसिपल होना चाहिए,
तो वो गुस्से में अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं और जाकर के कैलेंडर की तरफ जो वह ताकने लगते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि दीवार पर टंगे कैलेंडर में किसका चित्र बना हुआ था। जब प्रिंसिपल साहब कमरे के अंदर जाते हैं, गुस्से में भन बनाते हुए जाते हैं और चपरासी को, क्लर्क को जोर की आवाज़ दे करके जो है वो बुलाते हैं कि जाओ खन्ना मास्टर को बुला करके लाओ, अभी जाओ ताजा तुरंत। वो जो क्लर्क होता है वो एक ब्राह्मण जाति से होता है, और वैद्यनाथ जी का वो रिश्तेदार होता है। तो यानी कि वैद्यनाथ जी भी एक ब्राह्मण जाति से होते हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ उनको बुला के लाओ, खन्ना मास्टर को उनका दिमाग फिर गया है, वाइस प्रिंसिपल की मांग कर रहे हैं, कॉलेज को बिगाड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो गुस्से में भन बनाते हुए क्लर्क को बुलाते हैं और क्लर्क उनको जो है बुलाने जाता है। इस दौरान वो जो है एक दीवार पर टंगा हुआ जो कैलेंडर रहता है उसको जो है वो देखने ताकने लग जाते हैं। तो उस कैलेंडर पर किसके चित्र बने हुए थे? मेनका और विश्वामित्र। ये भी याद रखना है, मेनका और विश्वामित्र के चित्र जो है उस कैलेंडर में बने हुए थे। इसके बाद अब जो है इसमें एक पात्र आता है रामाधीन। इसमें एक पात्र आता है रामाधीन। और ये जो रामाधीन होता है इसको कोई व्यक्ति खत लिखता है और खत में जो है पैसों की मांग करता है कि भाई फलानी जगह पर आ जाना और 5,000 रुपये लेकर के आ जाना। तो 5,000 रुपये की डिमांड जो है डाकू द्वारा रामाधीन से की जाती है। डाकुओं द्वारा रामाधीन से 5,000 रुपये की मांग की जाती है। प्रश्न बन जाता है कि राग दरबारी उपन्यास में डाकुओं द्वारा 5,000 रुपये की मांग किससे की जाती है, रामाधीन से कितने रुपयों की मांग की जाती है? तो 5,000 रुपयों की जो है मांग इसमें की जाती है। और ये जो डाकुओं द्वारा जो पत्र इनको मिलता है तो ये पत्र किसको जाकर के दिखाते हैं? रूपन बाबू को जाकर के दिखाते हैं। और रूपन बाबू जो किसके बेटे होते हैं? वैद्यनाथ जी के बेटे होते हैं। तो सबसे पहले ये रूपन बाबू को जाकर बताते हैं और रूपन बाबू उस पत्र को लेकर दारोगा अर्थात थाने में जाते हैं कि भाई उनसे जो है 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न एक दूसरे में गुथे हुए हैं ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लर्क ब्राह्मण जाति का होता है और जो प्रिंसिपल साहब जो एक तक नजरें देखते रहते हैं कैलेंडर पर, तो उस कैलेंडर पर मेनका और विश्वामित्र जी के चित्र बने हुए होते हैं। और डाकुओं द्वारा 5,000 रुपये की मांग जो है रामाधीन से की जाती है और रामाधीन इस बात को रूपन बाबू को बताता है और रूपन बाबू इस बात को लेकर के, इस खत को लेकर के, इस चिट्ठी को लेकर के जो है थाने में और दरोगा के पास चला जाता है। और इसका पूरा नाम होता है रामाधीन भीम खेड़वी, क्योंकि भीम खेड़वा का रहने वाला था ये रामाधीन भीम खेड़वी। रामाधीन भीम खेड़वी इसका नाम रहता है। और ये जो रहता है ये उर्दू कविता का इसमें उर्दू कविता बोलना इसको बहुत बड़ा शौक होता है। उर्दू कविता लिखना इसको बहुत बड़ा शौक होता है। यानी कि उर्दू में कविता कौन करता था? रामाधीन से डाकुओं ने कितने पैसे मांगे? 5,000 रुपये। रामाधीन ने यह बात सबसे पहले किसको बताई? रूपन बाबू को। रूपन बाबू थाने में इसके खत को लेकर के गए और वहाँ पर जो है डाकुओं की चर्चा जो है उन्होंने यहाँ पर की है। अब ये रूपन बाबू होते हैं, तो ये रूपन बाबू होते हैं ना, रूपन बाबू ये वहाँ के एक छोटे मोटे स्थानीय नेता भी होते हैं।
ये एक छोटे मोटे स्थानीय नेता का जो है काम भी करते हैं। अब इसके बाद में इसमें एक पात्र आता है कि मास्टर मोतीराम। इसमें एक पात्र आता है मास्टर मोतीराम। मास्टर मोतीराम नाम का एक पात्र इसमें आता है और ये पात्र शहर के अखबार का ये संवाददाता होता है। ये शहर के अखबार का संवाददाता होता है। तो शहर के अखबार का संवाददाता कौन होता है? मास्टर मोतीलाल होता है। अब इसमें एक और पात्र आता है गयाधीन। गयाधीन की बहन होती है बेला। गयाधीन की बहन कौन होती है? बेला। और ये जो गयाधीन होता है इनके घर पर चोरी हो जाती है। चोरी किसके घर पर हुई थी? गयाधीन के घर पर हुई थी। और ये जो बेला रहती है, ये बेला इनकी जो है बहन होती है। और इसके बाद में जो है एक और पात्र इसमें आता है छोटे पहलवान। एक और पात्र इसमें आता है छोटे पहलवान। छोटे पहलवान के दादाजी का नाम क्या था? अब ये छोटा पहलवान होता है तो इसके दादाजी का नाम क्या होता है? इसके दादाजी का नाम होता है भोलानाथ। क्या नाम होता है इसके दादाजी का? इसके दादाजी का नाम होता है भोलानाथ। और भोलानाथ के बेटे का पुत्र का नाम होता है गंगादयाल। और गंगादयाल के पुत्र का नाम होता है गंगादयाल के पुत्र का नाम होता है कुशहर प्रसाद। और कुशहर प्रसाद के पुत्र का नाम होता है छोटू पहलवान। कुशहर प्रसाद के पुत्र का नाम होता है छोटू पहलवान। छोटू पहलवान। तो ये नाम अपने को पूरी तरह से जो है ध्यान रखने हैं कि छोटू पहलवान के पिता का नाम कुशहर प्रसाद होता है। कुशहर प्रसाद के पिता का नाम जो है गंगादयाल होता है। गंगादयाल के पिता का नाम भोलानाथ जो है होता है। अब इसमें जो गयाधीन का जो पात्र आया था गयाधीन, तो ये गयाधीन जो है ये कॉलेज का उप सभापति होता है। ये कॉलेज का उप सभापति होता है। और इसकी जो एक बहन होती है जो हम लोगों ने अभी चर्चा की है, इसकी एक बहन होती है बेला। और बेला की उम्र होती है लगभग 20 साल। ये भी याद रखना। बेला कितने वर्ष की थी? तो बेला होती है तो बेला की उम्र होती है 20 साल। और ये जो छोटू पहलवान रहते हैं, ये जो छोटू पहलवान रहते हैं ये कॉलेज समिति के सदस्य होते हैं। ये कॉलेज समिति के जो है सदस्य जो है होते हैं।
और गांव में जो है अफीम का छिपा कारोबार करने का एकमात्र अधिकार होता है रामाधीन को। यानी कि अफीम का कारोबार कौन करता है? रामाधीन। कहाँ का रहने वाला था? ये भीमखेड़वी का, भीमखेड़वा का, इसलिए इसे भीमखेड़वी कहते हैं, रामादेव भीमखेड़वी। इस प्रकार से अफीम का कारोबार रामाधीन भीमखेड़वी करता है। रामाधीन भीमखेड़वी जो है अफीम का जो है कारोबार करता है। तो इस प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है कि भाई जो है श्रीलाल शुक्ल जो होते हैं, इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ में अंगरोली नामक गांव में जो है इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की जो है परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। इसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारी कृतियां जो है लिखी हैं, उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं, जिनमें से एक राग दरबारी उपन्यास भी बहुचर्चित उपन्यास जो है इनका एक राजनीतिक उपन्यास है। और इसके बाद में ये जो उपन्यास होता है तो 1964 के अंत में जो है ये उपन्यास 1964 के अंत में ये उपन्यास लिखा जाता है और लगभग 1967 में ये बनकर के पूरा तैयार हो जाता है। 1967 में ये बनता है, 1968 में इसका प्रकाशन हो जाता है और 1969 के लगभग लेखक को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे भी जो है इस उपन्यास के बारे में, महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में जो है चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो है चर्चा करेंगे। नमस्कार।